तो देखिए आजकल यूके स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से कुछ रिजेक्शंस आ रही है और जिसका सिर्फ एक ही मेन रीज़न है। वो कौन सा रीज़न है और मैं आपको बताता चलूँ कि ये रीज़न जो है आपकी गलती नहीं है, ये बैंक की गलती है। और खुदा न खास्ता अगर आपका रिजेक्शन आ गया तो क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाना चाहिए या आपने एक नई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करनी चाहिए। तो इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पे भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मसला ये आ रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं और उसमें सोनली जो गलती है वो बैंक्स की है। क्या होता है कि जब आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आजकल जो आपको वीज़ा मिलता है वो पॉइंट्स बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम पे होता है। यानी अगर आप 70 पॉइंट्स अचीव कर ले तो तभी आपको यूके का वीज़ा इशू होता है। अब ये जो 50 पॉइंट्स है इसमें वो तो आपके कैश लेटर के हो गए, 10 पॉइंट्स जो है वो आपके इंग्लिश के हो गए, वो भी ऑलरेडी कवर होते हैं। जब आप कोई यूनिवर्सिटी कैश लेटर देती है तो इट मीन्स कि वो आपकी इंग्लिश लेवल से सेटिस्फाइड होते हैं। आपने जो है कोई इंग्लिश टेस्ट दिया होता है जैसे कि ऑक्सफोर्ड आइल्स वगैरह, या अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो भी हो वो आपने उनको दिया होता है, तो 60 पॉइंट्स हो गए। फिर जो रहते हैं वो बाकी सिर्फ 10 पॉइंट्स होते हैं और वो आप कब अचीव करते हैं, जब आप बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो जो आपके फंड्स होते हैं, बैंक स्टेटमेंट होती है, उसके 10 पॉइंट्स होते हैं। तो अगर आपका बैंक स्टेटमेंट वैलिड हो, बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन हो, तो इसीलिए मैं फिर कैश लेटर को वीज़ा कंसिडर करता हूँ, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन होता है तो ऐसा कोई रीज़न नहीं होता जिसकी वजह से आपका कैश लेटर, जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड वीज़ा जब होता है तो नॉर्मली वो 21 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आता है। तो उसी दौरान जो है यूकेवीआई आपके बैकग्राउंड चेक करती है, आपका पासपोर्ट देखती है, आपका पासपोर्ट उनके पास चला जाता है, आपकी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड वगैरह चेक करती है और आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक करते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं। इसके साथ साथ फिर जब बैंक स्टेटमेंट की बारी आती है तो वो आपके बैंक से कॉन्टैक्ट करते हैं। चाहे आपका बैंक अकाउंट बैंक के किसी भी ब्रांच में हो, लेकिन वो हेड ऑफिस से ज़रूर कांटेक्ट करते हैं और उनसे वेरीफाई करते हैं, या जो बैंक का मैनेजर होता है उनसे वो ईमेल के थ्रू या कॉल के थ्रू वेरीफाई करते हैं कि आपके फ़ंड्स वहाँ पे मौजूद है या नहीं है। तो जब कंफर्म हो जाता है कि आपके फ़ंड्स जेन्युइन है और वो बैंक में ही पड़े हुए हैं, उसके बाद आपको वीज़ा दिया जाता है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि कुछ बैंक्स पता नहीं सुस्त पड़े हुए हैं, या बैंक मैनेजर्स की गलती है या जो भी है, जब यूकेवीआई उनको ईमेल करती है तो वो ईमेल चेक नहीं करते। जब उनको कॉल जाती है तो 2-3 दफ़ा से ज़्यादा तो इनके पास इतना टाइम नहीं होता, 2-3 दफ़ा कॉल कर लेते हैं। 2-3 दफ़ा में जब उनका रिस्पांस नहीं आता तो फिर यूकेवीआई क्या करती है कि मजबूरन वो ये डिक्लेयर करती है कि शायद ये बैंक स्टेटमेंट जेन्युइन नहीं है, या ये बैंक ठीक नहीं है, या बैंक में फ़ंड्स नहीं है, इसलिए जो है वो हमारी कॉल नहीं उठा रहे या हमें रिस्पांस नहीं कर रहे। तो इस बेस पे जो है वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देते हैं, आपको रिफ्यूज़ल लेटर आ जाता है कुछ दिन के बाद। तो आप क्या करें, पहले तो ये मेक श्योर करें कि जैसे ही आप वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डाल देते हैं तो जिस बैंक में भी आपने अकाउंट दिया है उसके बैंक मैनेजर से वो कंफर्म करा ले कि भाई किसी भी वक्त आपको यूकेवीआई की कॉल आ सकती है और वो मेरे फंड्स के बारे में पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ आप उनको काइंडली रिस्पांस दिया करें, अपने ईमेल चेक किया करें, या अगर कॉल आती है तो मेक श्योर करें कि आप कॉल उठाएं और उनको रिस्पांस करें। देखिए, एक तो ये वजह हुई, बहुत सारी और वजूहत भी हो सकती है। जैसे यूकेवीआई की अपनी गलती हो सकती है कि वो आपका एप्लीकेशन प्रॉपरली असिस्ट नहीं कर पाई, या जो है वो वीएफएस के लोग होते हैं वो कुछ डॉक्यूमेंट सही तरीके से अपलोड नहीं कर पाते, या इस तरह की कोई गलती। अब अगर आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, दिस मिस्टेक हैज़ बीन मेड ऑन द बिहाफ ऑफ यूकेवीआई या वीएफएस, तो आप जो है आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। इधर यू गो फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू AR, या जो है वो आप एक नया वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करते हैं। तो अब मैं इन दोनों पे बात करूंगा कि क्या आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू लेना चाहिए या आपको नई एप्लीकेशन डालनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में क्या होता है कि आप यूकेवीआई को जो है वो अपनी रीज़न्स एक्सप्लेन करते हैं कि सपोज़ आपके फ़ंड्स जो है वो बैंक में मौजूद है, जिस रीज़न से भी आपको लगता है कि आपकी गलती नहीं है, गलती जो है वो बैंक के पार्ट पे हुई है या यूकेवीआई के पार्ट पे हुई है, तो आप उनको एक बहुत ही अच्छी सी ईमेल, याद रखें बहुत ही प्रोफेशनल होना चाहिए, और आप कंसल्टेंट के मशवरे के बगैर ये ईमेल ना डालें, बल्कि किसी और प्रॉपर बंदे से प्रूफ रीड कराएं जो कि वाकई में कंसल्टेंट हो। ऐसे नहीं वो 2 नंबर एजेंट्स, सब सही जेन्युइन बंदा हो, तो उससे आप प्रूफ रीड करवाएं और उसमें आप एक्सप्लेन करें और प्रूफ के साथ एक्सप्लेन करें कि किस किस तरह से
ये जो है गलती मेरी पार्ट पे नहीं हुई, आपके पार्ट पे हुई है। और इसके साथ साथ याद रखिए कि यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। आप अपने इसके साथ यूनिवर्सिटी को भी प्रूफ के साथ इन्फॉर्म करें, अच्छी सी ईमेल डाल के कि मैं यूके वीज़ा के लिए आ रहा था, मेरे आप यूनिवर्सिटी में जो है इस इनटेक में मेरा रोल नंबर ये, पूरा अपना डिटेल दे, और मैं सितंबर या जो इनटेक भी हो, जनवरी हो, मैं इसमें आ रहा था, लेकिन यूकेवीआई की एक गलती की वजह से या मेरे बैंक के नॉट रिस्पॉन्डिंग की वजह से मेरा वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हुआ है। और ये चीज़ें हैं, ये मेरी गलती नहीं थी, और आप मुझे मशवरा दें कि मैं क्या करूं। और आप जो है आपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, तो आप काइंडली मुझे अपने साइड पे भी यूकेवीआई से कंफर्म करा दें। तो जब आपके ईमेल अच्छी होगी, जेन्युइन होगी, तो वो क्या करेंगे, आपको फ़ौरन 2-3 दिन में ही रिस्पांस दे देंगे कि हमारी जो टीम है, इनकी जो वीज़ा टीम है, हर यूनिवर्सिटी की वीज़ा टीम होती है और वो यूकेवीआई के साथ डील करती है, तो वो फिर आपसे बात करेगी कि किस तरह से ये चीज़ आ रही है। और हम जो है बिल्कुल, ये आपकी गलती लगता है कि ये आपकी गलती नहीं है, उधर से गलती हुई बैंक वगैरह से, तो हम जो है अपने साइड से यूकेवीआई से बात करने की कोशिश करते हैं, या इवन वो बात कर भी चुके होते हैं तो वो आपको रिस्पांस दे देते हैं कि यूकेवीआई ने क्या कहा है इस बारे में। अच्छा, अब टाइमिंग की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की टाइमिंग तो ये अपनी वेबसाइट पे 28 डेज़ बताते हैं, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि इवन अगर 45 डेज़ में भी रिज़ल्ट आ जाता है तो बड़ी बात है। और काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि महीनों तक वेट करते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का जो है रिज़ल्ट नहीं निकलता। तो जब भी किसी की यूकेवीआई की तरफ से या बैंक की गलती की वजह से वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस डालती है, इसीलिए आपका नंबर आने में भी बहुत टाइम लगता है। क्योंकि जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू डालते हैं तो वो सारी चीज़ें आपकी दोबारा से चेक कराते हैं। अच्छा, बात आती है इसके रिज़ल्ट की, तो अगर आपको रिज़ल्ट आ गया 45 डेज़ में तो बहुत बड़ी बात है। उसमें फिर आपसे वो कहते हैं कि आप क्या करें, पासपोर्ट सबमिट करा दी वीएफएस के साथ, ताकि हम उस पर स्टैंप लगा लें। अभी एक मसला इधर ये आता है कि जब आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ होता है तो आपको इसी दौरान जो है वो एनएचएस की फ़ीस जो है वो आई थिंक 364 पाउंड है, जो कि बढ़ भी रही है, वो आपको वापस रिफ़ंड हो जाते हैं। अब अगर आप दोबारा वीज़े के लिए अप्लाई करें तो सोचिए, आपने तो एनएचएस फ़ीस पे नहीं की, या शायद वो समझे कि नहीं पे की हो, तो चांसेस है कि वो दोबारा रिजेक्ट कराए। तो इसलिए बेहतर है कि आप उनको कहें कि एनएचएस की मैं फ़ीस पहले पे करता हूँ, उसके बाद जो है आप एनएचएस की फ़ीस पे करें, उसके बाद जो है वो अपना पासपोर्ट सबमिट कराए, ताकि वो आपको स्टैंप लगा के आपको वीज़ा जारी रखे। ये तो बात हो गई एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू की। अब नेगेटिव्स में बात की जाए तो यही इनकी नेगेटिविटी है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इसमें एक और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपको पता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का आंसर भी नहीं आया, और आप क्या करते हैं कि अपनी कंट्री से, पाकिस्तान या इंडिया से जो है वो आप अपनी स्टडीज़ जारी रखें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वहाँ से जारी ना करें, बल्कि यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड मांगे और किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, या उसी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करें। एक इनटेक मिस होना इज़ वेरी कॉमन, मैंने भी मिस किया है, बल्कि कोविड की वजह से तो एक से ज़्यादा इनटेक मैंने मिस किए हैं, बहुत सारे लोगों ने इनटेक्स मिस किए हैं। तो यू आर नॉट द ओनली पर्सन दैट वुड मिस अ सिंगल इनटेक। तो एक इनटेक अगर मिस हो जाए कोई मसला नहीं है, मसला तब होता है जब आप अपने कंट्री से ही क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं, तो एक तो उसका फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरी बात ये कि अगर आपका दोबारा से रिजेक्शन आया तो फिर क्या होगा, फिर तो आपके सारे पैसे गए। क्योंकि यूके के हर एक यूनिवर्सिटी की एक पॉलिसी होती है, वो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि जिसमें आपको पैसे रिफ़ंड होते हैं आपके, कभी 75% रिफ़ंड होते हैं, कभी 50%। तो अगर टाइम ज़्यादा गुजर चुका हो तो शायद आपको 1 रुपया भी रिफ़ंड ना हो और आपके जो है वो अच्छे खासे पैसे ज़ाया हो जाए। तो एक नेगेटिव पॉइंट तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू का ये है। अब आते हैं इस बात पे कि क्या आपको एक नई एप्लीकेशन डालनी है या नहीं। तो देखिए, नई एप्लीकेशन डालने के लिए अब क्या मसाइल आ रहे हैं। सबसे पहले तो आपने यूनिवर्सिटी को कॉन्फिडेंस में लेना होगा कि ये सीन हुआ है, क्योंकि आपको एक नया केस चाहिए होगा, एक नया केस नंबर डालना होगा जब आप नए वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं। तो एक बात तो ये हो गई कि आपने यूनिवर्सिटी को अपने कॉन्फिडेंस में लेना है कि क्या वो आपको केस लेटर प्रोवाइड करेंगी या नहीं, नया केस लेटर जल्द प्रोवाइड करेंगे या नहीं। वो यूनिवर्सिटी आपको जनरली बता देती है। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकती तो आपको सॉरी कर देती है, अगर प्रोवाइड कर सकती है तो वो कहती है कि हाँ, आप नई एप्लीकेशन डाल सकते हैं, वी विल प्रोवाइड यू न्यू केस लेटर। अब केस लेटर आपका जनरेट हो गया, उसमें भी क्या होगा कि यूनिवर्सिटी आपसे फिर फंड्स मांगेगी, वो मेक श्योर कराएंगी कि आपके फंड्स अभी भी मौजूद है, तो आपसे एक नया बैंक स्टेटमेंट लेगी और उसके बाद जो है वो सारी चीज़ें
असेस करने के बाद आपको एक नया कैश लेटर देगी। तो अगर टाइम काफ़ी ज़्यादा है तो यू कैन गो विद न्यू कैश लेटर और न्यू वीज़ा एप्लीकेशन एज वेल। एक और मसला है इसमें यहाँ पे कि आपने क्या है कि चलो IHS फीस तो आपको रिफ़ंड हो गई, लेकिन जो UK की वीज़ा फ़ीस है वो आपकी तो वो चली गई। तो आपने नया एप्लीकेशन डालने के लिए ऑफ कोर्स आपने फिर से वीज़ा फ़ीस देनी पड़ेगी आपको, तो वो आप फिर से देंगे। और हाँ, इस बार जब आप एप्लीकेशन डालेंगे तो याद रखिए कि आपको इसमें मेंशन करना होगा कि आपका एक बार UK वीज़ा रिजेक्ट हुआ है। खैर, जब आप UK वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी कंट्रीज़ के वीज़ाज़ उनके रिजेक्ट हुए होते हैं, फिर भी UK जो है वो वीज़ा दे देती है। अगर तो आपके फ़ंड्स जेन्युइन है, आपको वीज़ाज़ मिल जाता है, कोई मसला नहीं है। तो ये दो ऑप्शंस आपके पास होते हैं। अब दोनों ऑप्शंस में ट्रेड ऑफ करना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं बजाते खुद अगर मेरे साथ ये हुआ होता तो मैं खुद कन्फ्यूज़ हूँ कि मैं किस चीज़ में चला जाता, क्योंकि दोनों जो है वो कड़वे घूंट है, दोनों कड़वी गोलियां है, एक तो लेनी पड़ेगी। आप कोशिश करें कि जब भी UK वीज़ा एप्लीकेशन डालें, सारी चीज़ें प्रूफ रीड होनी चाहिए, डबल चेक करें कि एवरीथिंग इज़ फाइन, क्योंकि कोई भी छोटी सी बात पे, मतलब इतनी छोटी सी बात तो नहीं होती, लेकिन किसी भी चीज़ की वजह से या तो आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है, या अगर कोई मसला हो थोड़ा बहुत, किसी चीज़ डॉक्यूमेंट वगैरह मिस हो, तो उसमें फिर टाइम लगता है, क्योंकि वो फिर आपको ईमेल करते हैं कि योर केस इज़ नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। एंड इफ़ दे आस्क यू फॉर दैट डॉक्यूमेंट, तो वो डॉक्यूमेंट जब आप प्रोवाइड करेंगे उसके बाद वो असिस्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, और कुछ केसेस में आपको शायद इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जा सकता है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू भी हो तो भी इसमें इतना टाइम इसलिए लगता है कि वो सारी चीज़ें आपकी दोबारा से चेक करते हैं। अगर आपका इंटरव्यू हुआ और उसके बाद भी रिजेक्ट हुआ हो तो पूरे इंटरव्यू की जो ट्रांसक्रिप्ट है वो भी रीड करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए आपने फिर पेशेंस से काम लेना होगा। बट यही चीज़ है कि अगर आपके 45 डेज़ में एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू आ जाता है, वेल एंड गुड, लेकिन आप अपनी कंट्री से क्लासेस लेना स्टार्ट मत करें। आप जो है यूनिवर्सिटी से रिफ़ंड मांग के दोबारा नेक्स्ट इनटेक जो है वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यूके की ब्यूटी ये है कि एक साल में कई इनटेक्स होते हैं। जो जनवरी और मार्च है वो जो जनवरी और सितंबर है वो मेन इनटेक है। बाकी भी कई यूनिवर्सिटीज़ में मार्च हो गई, जून इनटेक और अप्रैल इनटेक वगैरह होती है, तो आप उसमें भी फिर आ सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूं। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसी तरह की दिलचस्प कंटेंट के लिए। और आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।